बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले दिल्ली की खबर से। दिल्ली में हुए ब्लास्ट से जुड़े एक और आरोपी को एनआईए ने श्रीनगर से गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग दिल्ली में हमास के तर्ज पर ड्रोन से रॉकेट हमला करने वाले थे, उसी की साजिश रच रहे थे ये लोग। दिल्ली में लाल किला ब्लास्ट में एनआईए ने एक और आरोपी जसीर बिलाल उर्फ दानिश को गिरफ्तार किया है। एनआईए के मुताबिक दानिश ब्लास्ट करने वाले आतंकी उमर का अहम साथी था। दोनों मिलकर दिल्ली में बड़े धमाके की प्लानिंग कर रहे थे। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि ये आतंकी दिल्ली में हमास की तर्ज पर ड्रोन और रॉकेट बनाकर हमला करने की साजिश रच रहे थे। आतंकी लगातार ऐसे ड्रोन तैयार कर रहे थे जिन्हें मॉडिफाई हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए। ड्रोन में कैमरा और बैटरी के साथ छोटे बम लगाने की तैयारी थी। आरोपी अनंतनाग के काजीकुंड इलाके का रहने वाला है और जांच एजेंसी ने उसे श्रीनगर से गिरफ्तार किया है। दानिश आतंकी गतिविधियों में तकनीकी सपोर्ट देता था, वहीं ड्रोन को मॉडिफाई करता था और रॉकेट बनाने की कोशिश भी लगातार कर रहा था ताकि इसका इस्तेमाल आतंकी हमलों में किया जा सके। एजेंसी इस केस में लगातार नई जानकारियां जुटा रही है। एनआईए की टीमें लगातार अलग अलग राज्यों में छापेमारी कर रही है ताकि हर उस शख्स को पकड़ा जा सके जिसने इस धमाके में किसी भी तरह की कोई भूमिका निभाई हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जम्मू से गिरफ्तार किए गए दानिश को लेकर एनआईए की टीम दिल्ली आ गई है और अब उससे पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। इस दौरान कई और बड़े खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं जिन्होंने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। जम्मू से पकड़े गए जब दानिश से पूछताछ हुई तो कई और बातें सामने आई। दानिश और उसका मॉड्यूल हमास के तरीके पर ड्रोन और छोटे रॉकेट तैयार कर भारत में बड़ा हमला करने की प्लानिंग कर रहा था। चौंकाने वाली बात यह है कि ये आतंकी ड्रोन को हथियार की तरह इस्तेमाल करने के मिशन पर काम कर रहे थे। दानिश और उसके साथी लगातार ऐसे ड्रोन तैयार करने की कोशिश में लगे थे जिन्हें मॉडिफाई करके छोटे बमों से लैस किया जा सके। ड्रोन में कैमरा, हाई कैपेसिटी बैटरी और विस्फोटक लगाने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया जा चुका था। ये उसी पैटर्न की कॉपी थी जिसे सीरिया, गाजा और अफगानिस्तान में हमास और दूसरे आतंकी संगठन ड्रोन अटैक में इस्तेमाल करते रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में यह बात सामने आई कि दानिश को ड्रोन बम बनाने में महारत हासिल थी और इसी कौशल का इस्तेमाल कर यह मॉड्यूल किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में था। लेकिन इससे पहले कि प्लान पर अमल हो पाता, मॉड्यूल का भंडाफोड़ हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली धमाके के पीछे छिपी हर एक साजिश बेनकाब हो रही है। दिल्ली धमाके में जूते का एक ऐसा एंगल सामने आया है जिसने जांच एजेंसियों के होश उड़ा दिए। 10 नवंबर की तारीख दिल्ली के इतिहास में काले अक्षरों से लिख दी गई है। ये वही तारीख है जब दिल्ली के लाल किला के पास आतंक की एक ऐसी चिंगारी भड़की जिसने 15 जिंदगियों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। लेकिन अब इस धमाके की तह में छिपी सबसे खौफनाक साजिश बेनकाब हो गई है। देश को दहलाने की साजिश में आतंकियों ने एक ऐसे जूते का इस्तेमाल किया था जिसने जांच एजेंसियों की नींद उड़ा दी। दरअसल i20 कार की ड्राइविंग सीट के नीचे से एक जूता मिला है। जूते में अमोनियम नाइट्रेट और TATP के ट्रेस मिले। आपको बता दें कि TATP की सबसे भयावह बात यह है कि यह मामूली झटके, रगड़ या थोड़ी सी गर्मी से भी बड़ा धमाका कर सकता है। यही वजह है कि आतंक की दुनिया में इसे शैतान की मां कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 10 नवंबर को दिल्ली में हुए आतंकी हमले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। इस आतंक की साजिश में
शामिल डॉक्टर शाहीन उर्फ मैडम सर्जन के चैट बॉक्स में जांच एजेंसियों को कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। नवंबर की शाम दिल्ली में हुए धमाकों की जांच जैसे जैसे गहराई तक पहुंच रही है, वैसे वैसे ऐसे खुलासे सामने आ रहे हैं जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए खतरे की घंटी है। वुल्फ आर में रची जा रही आतंक की वो कहानी जो सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को भी चुनौती देती है। दिल्ली धमाके में जिस डॉक्टर शाहीन का नाम सामने आया है, उसके तौर तरीकों ने जांच एजेंसियों को भी चौंका दिया है। जांच में सामने आया कि शाहीन और उसका साथी परवेज आतंक की पूरी प्लानिंग वुल्फ आर में किया करते थे। वुल्फ आर यानी रात 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच का समय। ये वही घंटा था जब शाहीन अपने पूरे मॉड्यूल को एक्टिव करती थी। इसी दौरान उसके चैट बॉक्स और चैट लॉग्स में भारी हलचल मिली है। सारे मैसेजेस, मीटिंग्स, ब्रेन वॉश सब कुछ इसी वुल्फ आर में होता था। ये सिर्फ एक धमाके की नहीं, वुल्फ आर में जन्मी एक पूरी टेरर कंपनी की दास्तान है। एक ऐसा मॉड्यूल जो कई जगहों पर सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग कर चुका था, लेकिन जांच एजेंसियों की सतर्कता ने उनकी पूरी साजिश को वक्त रहते ध्वस्त कर दिया। लेकिन वुल्फ आर की इस कहानी में अभी कई परतें खुलना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एनआईए की जांच देश भर में जारी है। बीते दिन आतंकी उमर के साथी आमिर को पकड़ा गया। धमाके में इस्तेमाल की गई कार भी इसी आमिर के नाम पर रजिस्टर्ड थी। वहीं जब हमारी टीम आमिर के बारे में जानने के लिए उसके घर तक पहुंची तो उसकी भाभी ने क्या बताया है वो आपको सुनाते हैं। आप लोगों से क्या कोई बातचीत हुई होगी इस बीच में? 10 तारीख के बाद से आमिर से दोबारा आपसे कोई बात हुई है? नहीं, कभी नहीं हुआ है। जब से उनको लिया तब से उसके साथ कभी बात, जब देखा ही नहीं तो बात कैसे हो सकती है? 10 तारीख के बाद से आपने देखा नहीं आमिर को? नहीं, देखा नहीं उसको। कोई जानकारी थी आप लोगों को उसके दिल्ली जाने के बारे में, फरीदाबाद जाने के बारे में? नहीं, कुछ भी नहीं। घर से बता कर नहीं गया था? घर से बता कर जब गया ही नहीं तो हम क्या बता के जाएंगे? क्योंकि अब तो एक सीसीटीवी भी है, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि आमिर जो है वो फरीदाबाद में i20 कार जो है वो खरीद रहा है और वर्कशॉप से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। बाकायदा वीडियो है उसका। पता नहीं कैसे है, हमें मालूम नहीं है, घर में मालूम नहीं है। इस बीच में कहीं आमिर गया है बाहर? नहीं। 1-1.5 महीना पहले या फिर? ना, नहीं गया है। आप लोगों की नॉलेज में नहीं है कि बाहर कहीं गया हो? तो फिर कैसे वो कार खरीद सकता है फरीदाबाद में जाकर? उस कार को फिर उमर को दे सकता है? हम कहाँ, हम क्या बोल सकते हैं इसके बारे में? हम तो घर में होता है, सुबह निकलता था और शाम को घर वापस आता है। हमें मत पता है वो कहाँ था, क्या था। बीच में वो गया नहीं है, घर से बाहर नहीं गया? क्योंकि दिल्ली यहाँ से लगभग 900 किलोमीटर है। दिल्ली आना जाना पूरे 1-2 दिन कम से कम आपको लगेंगे। इस बीच में गायब रहा 1-2 दिन के लिए आमिर बिना बताए घर से? ना। फोन पर बातचीत किसी से घर पे करता हो लगातार? नहीं, जब यही प्लम्बर की कोई काम होती थी तो वो वही बातचीत होती थी और कुछ नहीं। आप लोगों से या फिर अपनी माँ से कभी कुछ कोई साझा किया हो कोई बात? नहीं, कुछ नहीं इसके बारे में।